हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ़ हों। तो ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 2 कोसेट हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कोसेट्स के बारे में बता दिया था। उसके रिलेटेड हमने थ्योरम्स कर ली थी, देन लैग्रांज थ्योरम हमने की थी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो ये आपको जब भी आएगी जब आपको चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट पता होगा। ग्रुप्स एंड रिंग्स की वीडियो में भी आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, और मैंने अलग से भी प्लेलिस्ट बना दी है कोसेट्स के नेम से। आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस चैप्टर की जो भी वीडियोस होंगी वो उसमें ऐड होती रहेंगी, आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिफाइन अ कोसेट, गिव एन एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कोसेट क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ हमने इसको डिटेल में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन करवाने की कोई नीड नहीं है। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी। लेफ्ट और राइट कोसेट बताने हैं, और प्रूव करना है कि कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो हमेशा सेम होते हैं या फिर उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जो कि आपकी थ्योरम नंबर 1 या फिर 2 थी। देख लेना जो भी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आसान है, वैसे करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर यूजुअल एडिशन। आपको जी क्या दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। मैनर ऑपरेशन दे रखा है एडिशन, और एच उसका एक सब ग्रुप दे रखा है जिसमें क्या दिया हुआ है 4n। एन यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सॉरी इंटीजर से। फाइंड द राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय 0, 1, 2, 3। ऑल्सो वेरीफाई दैट दीज कोसेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज जी। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इन्होंने क्या दे दिया आपको, जी दे दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप सो ऑन ऐसे आएंगे। और एच क्या दे दिया, 4n। एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो इस एच में क्या आएगा, एलिमेंट्स -8, -4, 0, 4, 8, यानी कि 4 के मल्टीपल्स आएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि राइट कोसेट बनाओ एच के, जो कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन दे रखा है, किससे जनरेट करके, 0 से, यानी कि h+0, h+1, h+2 और h+3। और फिर वेरीफाई करो कि ये जो सारे कोसेट्स हैं ये क्या है, डिसजॉइंट है, और इन सब की अगर आप यूनियन कर दो तो वो जी बन जाएगा। तो कर लेते हैं, h+0 करो तो यही सेम आएगा, -8, -4, 0, 4, 8। h+1 करेंगे तो -7, -3, 1, 5, 7। h+2 करेंगे तो -6, -2, 2, 6, 10। और h+3 करेंगे तो -5, -1, 3, 5 और 11। ठीक है, तो देखो ये सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी मुझे सेम, आप बताओ सेम दिखाई दे रहा है? देखो कोई भी कोसेट सेम नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। और इन सबको मिलाओ, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या बन रहा है, ग्रुप जी तो बन रहा है। इन सब की यूनियन अगर आप कर दो तो वो ग्रुप जी ही तो बन रहा है। बस यही आपको शो करना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। फोर्थ भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, जी दिया होगा आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन। एच दिया हुआ आपको ये, फाइंड ऑल द लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो लेफ्ट कोसेट बनाने हैं और राइट कोसेट बनाने हैं। लेफ्ट बनाने हैं तो क्या करो, जी के एलिमेंट से एच की मल्टीप्लिकेशन करोगे। जी का पहला एलिमेंट कौन है, 1, यानी कि 1 × एच करोगे तो एच में क्या आएगा, एच के 1 की मल्टीप्लाई एच के अंदर एलिमेंट ही 1 है तो 1 ही आएगा। देन ओमेगा × एच करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि एच के अंदर 1 है, 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर × एच करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, लेफ्ट को सेट। ऐसे ही राइट को सेट बनाने हैं तो एच तो आपका ये है, सेम रहेगा, h × 1 1 रहेगा,
एच इंटू ओमेगा, ओमेगा रहेगा, और एच इंटू ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ख्याल वाला नहीं था। ऐसे ही सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट है जो कि आप खुद करोगे। जी दिया हुआ है आपको 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, एच दिया हुआ है 1 और -1, लेफ्ट को सेट बताने हैं, सिर्फ क्या निकालना है लेफ्ट को सेट, और शो करना है कि लेफ्ट को सेट की यूनियन कर दो तो जी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन अब आप करोगे। ठीक है, कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिए। शो दैट द टू राइट कोसेट्स HA HB आर डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ द टू लेफ्ट कोसेट्स A इनवर्स H B इनवर्स H आर डिस्टिंक्ट। ये कह रहे हैं अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों भी अलग अलग होंगे, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों भी अलग अलग होंगे। ये क्योंकि एलिमेंट ये ऐसे लिख रखा है तो ये कैसा है, राइट को सेट है, ये कैसा है, लेफ्ट को सेट है। ठीक है, क्योंकि H तो सब ग्रुप है ना, ये लेफ्ट को सेट है और ये राइट को सेट है। तो ये कह रहे हैं कि अगर राइट को सेट अलग अलग है तो इस तरह के लेफ्ट को सेट भी अलग अलग होंगे, और अगर लेफ्ट को सेट अलग अलग है तो ये अलग अलग होंगे। यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ वाली, ये है तो ये है तो ये, तो दोनों पार्ट प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, फर्स्ट सपोज क्या मान लेते हैं कि ये जो कैपिटल HA और कैपिटल HB कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, नाउ वी हैव टू प्रूव कि A इनवर्स H B इनवर्स H आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है हम उससे उल्टा लेके चल देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, मतलब सेम है। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल A इनवर्स H B इनवर्स H आर नॉट डिस्टिंक्ट, कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट ना होने का मतलब क्या होता है, सेम होना है। क्या ये लेफ्ट को सेट, आपको मैंने थ्योरम करवाई थी कि लेफ्ट, अगर कोई दो लेफ्ट को सेट सेम है तो इसका मतलब उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सेम है तो इसका मतलब इनके अंदर सारे एलिमेंट सेम होंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक या दो एलिमेंट सेम होगा। तो बाय दैट थ्योरम हम लिख सकते हैं ना कि इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सेम है, और क्योंकि ये लेफ्ट को सेट है, क्योंकि ये को सेट है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, यहाँ पे ये लेफ्ट है, तो इस पे ये थ्योरम अप्लाई होती है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट की बाय थ्योरम, मैंने आपको बता दिया कौन सी थ्योरम। ठीक है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो A से, प्री मल्टीप्लाई बाय A ऑन बोथ साइड। तो देखो A इनवर्स H, A B इनवर्स H, A इंटू A इनवर्स इज E इंटू H इज H इक्वल टू A B इनवर्स H। अब वही थ्योरम जिसका यूज़ हमने कल भी किया था, क्या है थ्योरम कि अगर स्मॉल h कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, स्मॉल h इंटू कैपिटल H करो तो भी कैपिटल H आएगा, कैपिटल H इंटू स्मॉल h करो तो भी कैपिटल H आएगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है तो चाहे लेफ्ट को सेट निकालो चाहे राइट को सेट निकालो, वो H यानी कि वो सब ग्रुप ही आ जाएगा। और ये कंडीशन वाइस वर्सा होती है, ये है तो ये है तो ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, H इक्वल टू स्मॉल h, इसको स्मॉल h कंसिडर कर लो, H इक्वल टू स्मॉल h इंटू H आ रहा है, H इक्वल टू स्मॉल h इंटू H आ रहा है। तो इसका मतलब ये H किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल H में। यहाँ पे H का काम कौन कर रहा है, A B इनवर्स H। तो इस थ्योरम से यहाँ पे इसको समझ में आ गया ना आपको। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि ये A B इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। अब ये दोबारा से थ्योरम लगा दो, अगर H में बिलोंग कर रहा है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर A B इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है तो मैं लिख सकती हूँ ना कि H A B इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा। यहाँ तो लेफ्ट को सेट था, यहाँ मैंने राइट को सेट ले लिया कि H इंटू A B इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा। ठीक है, H इंटू A B इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो किससे, B से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो,
फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड। तो देखो एच ए बी इनवर्स बी इक्वल टू एच बी, बी इनवर्स इंटू बी इज ई, ए इंटू ई क्या बचेगा, क्या एच ए इक्वल टू एच बी बचेगा। लेकिन देखना हम तो क्या मानकर चले थे, हम स्टार्टिंग में क्या मानकर चले थे, फर्स्ट सपोज एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों है क्या, कोसेट है। कोसेट अलग अलग होने का मतलब क्या है कि इनमें कुछ भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, ये सेम हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। लेकिन हमने क्या शो कर दिया कि ये तो सेम है, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आई। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेट इफ पॉसिबल मान के गलत चले थे कि ये दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। इसका डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब ये कैसे है, डिस्टिंक्ट। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो ये भी डिस्टिंक्ट ही होंगे। ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया। एक पार्ट तो हो गया प्रूव, अब ऐसे ही बिल्कुल सेम दूसरा पार्ट प्रूव करना है। नाउ कन्वर्सली क्या मान के चलेंगे, सपोज दैट अब कि A इनवर्स H और B इनवर्स H कैसे है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि एच ए और एच बी डिस्टिंक्ट है। लेकिन मान के चलेंगे क्या कि लेट इफ पॉसिबल कि कैपिटल एच ए और कैपिटल एच बी डिस्टिंक्ट नहीं है, आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब वही बात, डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर इनको इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोसेट की थ्योरम है। यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। देखो एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच बी बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स इज ई, एच इंटू ई इज एच। तो क्या आ गया, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। दोबारा से इस थ्योरम पर आ जाओ, कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इक्वल टू एच, इट मीन्स स्मॉल एच कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से। यहाँ पे स्मॉल एच काम कौन कर रहा है, ए बी इनवर्स। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, एच में। फिर दोबारा से थ्योरम लगा दो, अगर एच एच में बिलोंग कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी इनवर्स एच किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल, ये लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे। अब आपको मतलब ये देखो रटने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि एच और एच बी ना क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। देखो हमें प्रूव करना है ना कि एच और एच बी इक्वल आ जाए, इक्वल नहीं है उसके लिए मैंने माना कि ये इक्वल है। मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है कि जो मैंने ये मान रखा है ना, ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच अलग अलग मान रखे हैं, इनको मुझे इक्वल दिखाना है। तो इसका मतलब मुझे सॉल्व करने के बाद ना ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच चाहिए। तो अब यहाँ बी इनवर्स तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, ए इनवर्स से। क्योंकि ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इंटू ए इनवर्स ई बन जाएगा, बी इनवर्स एच बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है और किससे नहीं। इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, रट नहीं सकते आप इनको। अब देखो ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बचा मेरे पास, ए इनवर्स इंटू ए इज ई, खत्म हो गया। बचा क्या, बी इनवर्स एच इक्वल टू ए इनवर्स एच। लेकिन हम तो क्या मान के चले थे कि ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। सेम आ गए तो ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम मान के चले थे कि ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है। तो इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमने जो माना वो गलत है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको भी अलग अलग होना पड़ेगा। तो इस थ्योरम ने हमें क्या रिजल्ट दिया कि अगर कोई दो इस तरह के राइट कोसेट, इस तरह के कोई दो राइट कोसेट अलग अलग हैं तो ऐसे इन्वर्स वाले भी लेफ्ट कोसेट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इससे हमें, आप इसको थ्योरम मान लो, इसको क्वेश्चन मान लो, कुछ ही मान लो, इससे हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द सेट ऑफ इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ राइट कोसेट इज अ लेफ्ट कोसेट। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है शो करो कि राइट कोसेट के एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको शो। ये भी इसको रिजल्ट मान लो या फिर थ्योरम मान लो, कुछ ही मान लो। और ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा आपको लग सकता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट काफ़ी यूज़ होंगे। ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इससे ये रिजल्ट, ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इससे ये रिजल्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ना समझ में आए ना एक बार में तो दोबारा से एक बार वीडियो चला के देख लेना 6 क्वेश्चन के लिए, 6 क्वेश्चन से ही। देखिए करते हैं,
हम मान लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हुई है, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट की बात हुई है, तो सबसे पहले तो मान लो कि जी क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है। और क्या बात हुई है, राइट कोसेट की, तो मान लेते हैं कि एच ए क्या है, कोई राइट कोसेट, किसका, एच का, और किसके अंदर, जी के अंदर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि कोई भी राइट कोसेट लिया आपने, राइट कोसेट एच है, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ना राइट कोसेट में, उसका इन्वर्स अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको, शो दैट द सेट ऑफ इन्वर्सेस ऑफ अ राइट कोसेट इज अ लेफ्ट कोसेट, यानी कि ये मिलेगा आपको एच ए का इन्वर्स, क्या मिलेगा आपको, ए इन्वर्स एच मिलेगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं, प्रूफ करते हैं स्टार्ट। कोई एलिमेंट लिया हमने, अब अगर इस चीज़ को इसके इक्वल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही सबसेट वाला काम, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट। और वो करते कैसे हैं, कोई एलिमेंट इसमें से लो इसमें शो कर दो, इसमें से लो इसमें शो कर दो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही करेंगे। मान लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किस में, एच ए के इनवर्स में से, दैट x बी एनी एलिमेंट, ठीक है। तो देखो, अगर x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं लिख सकती हूँ कि x किसी भी, इसको y मान लो लेट से, तो x किसके इक्वल है, y इनवर्स के इक्वल है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने इसको मान लिया कि ये y है, जहाँ पे वेयर y किस में बिलोंग कर रहा है, एच ए में बिलोंग कर रहा है। मतलब कुछ भी होगा ना, यहाँ पे h क्या है, सब ग्रुप है, ये क्या है, ए जी का कोई एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को मान लिया कि मैंने y है, y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैंने x को लिख दिया कि x इक्वल टू वाई इनवर्स है, ठीक है। अब देखो नाउ y किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच ए में बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि इस तरह के कोसेट के अंदर बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट किस टाइप का होगा, y इक्वल किस टाइप का होगा, स्मॉल h टाइप का होगा। जहाँ पे जो ये h है ये किस में बिलोंग करता है, कैपिटल h में। मैंने कोसेट की डेफिनेशन लगाई है और कुछ भी नहीं किया, कि अगर y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो y इसके इक्वल होगा। ये h कोई भी इस h का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद देखो, ये x किसके इक्वल था, y इनवर्स के इक्वल था, y किसके इक्वल आ गया, स्मॉल h इंटू ए के इक्वल आ गया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। तो क्या बन गया, x इक्वल टू एच ए का इन्वर्स बन गया, बन गया। आपको पता है कि अगर ऐसे हो x y का इन्वर्स हो तो हम क्या लिखते हैं, y इन्वर्स x इन्वर्स, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी, a इन्वर्स h इन्वर्स, ये लिखूंगी x इक्वल टू a इन्वर्स h इन्वर्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या था, ये स्मॉल h किस में बिलोंग कर रहा था, ये देखो मैंने लिखा था ना, स्मॉल h किस में बिलोंग कर रहा था, कैपिटल h में बिलोंग कर रहा था। कैपिटल एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप भी है। ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एच इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। और अभी हमने क्या लिखा यहाँ से, ये इसी वाली कंडीशन से कि ए इन्वर्स एच इन्वर्स, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ए इन्वर्स एच इन्वर्स भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, फिर ए इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। अगर एच इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स एच इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, ए इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन लगाई है। ए इन्वर्स एच इन्वर्स है किसके इक्वल, एक्स के इक्वल है, तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए इन्वर्स एच में बिलोंग कर गया। एक्स को लिया कहाँ से था, एच ए के इन्वर्स में से, बिलोंग कहाँ करवा दिया, ए इन्वर्स एच में। कोई एलिमेंट इसमें से लिया और वो इसमें आ गया, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ये कैपिटल एच ए का जो इन्वर्स है ये सबसेट है किसका, ए इन्वर्स एच का। देखो दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, कोई एलिमेंट इसमें से लिया तो मैंने मान लिया कि लेट से वो वाई है, जहाँ वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर वाई इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर बिलोंग करने वाला एलिमेंट इस टाइप का होगा। वाई को मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, जहाँ पे ये एच कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस कैपिटल एच का, ठीक है। तो एक्स था वाई इन्वर्स के इक्वल, वाई इसके इक्वल, तो मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाया कि अगर दो एलिमेंट का इन्वर्स हो तो बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स, पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स। क्योंकि हमने लिखा था कि स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा।
ठीक है। फिर अगर एच इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे ये था, तो मैंने यहाँ से क्या लिखा कि ए इनवर्स एच इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, ए इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। ये था किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, इसमें। तो मैंने एलिमेंट लिया तो इसमें से था और दिखा दिया इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट आ गया। एक पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब मुझे क्या करना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब एक्स को कहाँ से लेके चलूँगी, ए इनवर्स एच में से लेके चलूँगी और उसको उसमें दिखा दूँगी। ठीक है, क्लियर है। अब एक्स तो हमने यूज़ कर लिया, वाई भी हमने यूज़ कर लिया। अब तीसरा एलिमेंट क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। लेट जेड कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका ए इनवर्स एच में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किस में दिखाएंगे, एच ए के इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ हमें शो करनी है। ओके, देखो अब क्योंकि z किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स एच में, यानी कि लेफ्ट को सेट हो गया, ये लेफ्ट साइड एलिमेंट है और h यहाँ पे है, तो z किस टाइप का होगा, z इक्वल टू ए इनवर्स h1। किस h1 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वेयर ये जो h1 है ये कैपिटल H में होगा, है ना। कोई भी लेफ्ट को सेट ऐसे ही तो बनता है। तो देखो आप z को ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स h1 है ना, इस ए इनवर्स h1 को ऐसे लिखा जा सकता है, h1 का इनवर्स ए और उसका इनवर्स। देखो मैंने इसको कैसे लिखा समझो, हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज़ करी, क्या कौन से वाली, एक तो ये कि एक्स वाई का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स के, और एक एक्स इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एक्स के। यहाँ देखो एच इन्वर्स का इन्वर्स, तो ये अगर एक्स वाई का इन्वर्स लिखोगे तो क्या आएगा, ए इन्वर्स और एच इन्वर्स का इन्वर्स आएगा ना, और एच इन्वर्स का इन्वर्स कौन हो जाएगा, h1 हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर आपके सामने ये नहीं है ये है, तो दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन और उसका इन्वर्स कैसे ओपन करोगे, ए इन्वर्स h1 इन्वर्स का इन्वर्स, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग h1 इन्वर्स का इन्वर्स कौन हो जाएगा, h1। तो वापस यही तो आ गया, तो मैंने इस चीज़ को ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमने क्या लिखा था कि h1 किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वही सेम बात कि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा, ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो h1 का इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, इस कैपिटल H में बिलोंग करेगा। अब अगर मैं दोनों साइड इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं तो h1 इन्वर्स a किस में बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल H a में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इनका इन्वर्स ले लो, h1a का अगर मैं इन्वर्स ले लूँ तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल H के इन्वर्स में बिलोंग कर जाएगा। ध्यान से देखो h1 इन्वर्स a इन्वर्स का नाम कौन है, z है, तो यहाँ से लिख सकती हूँ कि z किस में बिलोंग कर जाएगा, h a के इन्वर्स में बिलोंग कर जाएगा। z को कहाँ से लिया था, a इन्वर्स h में से, और z कहाँ आ गया, h a के इन्वर्स में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एलिमेंट लिया इसमें और आ गया इसमें, तो इट मीन्स a इन्वर्स h सबसेट बन गया किसका, h a के इन्वर्स का। यहाँ से देखो h a इन्वर्स इसका सबसेट, यहाँ से a इन्वर्स h इसका सबसेट, तो इन दोनों इक्वेशन को मिला दो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो कि एच ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स एच के इक्वल है, हेंस प्रूफ। हाँ कुछ भी मुश्किल नहीं था। इस वाले पार्ट में क्या किया, एलिमेंट को इसमें से लिया, इसमें है तो एलिमेंट इस टाइप का होगा, यहाँ पे इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर h1 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, दोनों साइड इन्वर्स ले लिया, ये एलिमेंट बन गया, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग हो गया, इसमें से लिया था इसमें आ गया तो इसका सबसेट बन गया। यहाँ से ये इसका था ये इसका था, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। देखो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द ओनली राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप H in a group G which is also a subgroup of G is H itself। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सब ग्रुप है H, उसके आप कोई भी राइट या कोसेट ले लो, तो उनमें से अगर कोई सब ग्रुप होगा ना तो वो सिर्फ H ही हो सकता है। मतलब कोई भी लेफ्ट या राइट कोसेट कभी भी सब ग्रुप नहीं होगा, उनमें से कोई सब ग्रुप होगा तो वो H खुद ही होगा, H का कोई भी कोसेट सब ग्रुप नहीं होगा। ये थ्योरम कह रही है कि ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ, और ये होता भी है। ठीक है, देखो करते हैं इसको सार। पहली बात तो देखो H क्या है, सब ग्रुप तो है ही, तभी हम उसके कोसेट बनाते हैं। तो मैं H को H इंटू E लिख सकती हूँ,
एच को एच इंटू ई तो लिखा जा सकता है, और हमने एच को किसी ई से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे ये ई क्या है, कोई भी एलिमेंट है, मान लो जी, हमने लिखा नहीं यहाँ पे कि जी कोई भी ग्रुप मान लो, तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो सब ग्रुप में भी होती है और ग्रुप में भी होती है। तो आपने अगर एच को एच इंटू ए लिख दिया तो यहाँ से ये क्या बन गया, एक राइट कोसेट नहीं बन गया, क्या बन गया, एक राइट कोसेट बन गया। यानी कि आपने एक सब ग्रुप को एक राइट कोसेट की फॉर्म में लिख दिया, है ना, जो किससे जनरेटेड है, ई से जनरेटेड है। अब ये थ्योरम ये कह रही है कि ऐसा कोई और अगर आप कोसेट बनाओ एच का लेफ्ट या राइट, अब ये तो एच के इक्वल है, एच ई का मतलब एच ई तो है, लेकिन अगर आप कोई और बनाओ, लेट से कि H1 बनाओ, H1A बनाओ, H2B बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, और अगर होगा भी तो वो एच के इक्वल होगा। अगर कोई भी सब ग्रुप बनेगा तो वो एच के ही इक्वल होगा। तो ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, तो करते हैं प्रूफ। हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल एच ए बी एनी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विच इज़ अ सब ग्रुप। हम मान रहे हैं क्या कि ये क्या है, एक सब ग्रुप है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, या फिर ये एच के इक्वल आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी सब ग्रुप, कोई भी कोसेट अगर सब ग्रुप होगा भी तो वो एच के इक्वल होगा। मैं मान रही हूँ कि ये कोई राइट कोसेट है जो कि एक सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिटी तो हमेशा बिलोंग करेगी किसके अंदर, सब ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगी, और हमने यहाँ से देखा कि आइडेंटिटी किसके अंदर बिलोंग कर रही है, एच ए के अंदर भी बिलोंग करेगी। देखो, एच ए कोई अगर राइट कोसेट है तो आइडेंटिटी तो इसमें भी बिलोंग करेगी और आइडेंटिटी इसमें भी बिलोंग करेगी। यानी कि अगर कोई एलिमेंट इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, यानी कि ई किस में जाएगा, एच इंटरसेक्शन एच ए में जाएगा। इनके इंटरसेक्शन यानी कि एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है ना, एलिमेंट तो है इसके अंदर, तो ये क्या है, राइट कोसेट है। हमने पढ़ी थी थ्योरम, अगर मतलब राइट कोसेट की इंटरसेक्शन में एलिमेंट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे सेम होंगे। राइट कोसेट की थ्योरम होती है ना ये, कि अगर कोसेट सेम है तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, कोई एक एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो उस थ्योरम के अंदर अकॉर्डिंग अगर इनकी इंटरसेक्शन में कोई सेम एलिमेंट जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कोसेट कैसे हैं, इक्वल है। तो देखो होगी प्रूफ। हम तो इसको कोई और सब कोसेट मान के चले थे ना, मान के चले थे कि सब ग्रुप है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल तो आ गया। तो ऐसे आप कोई भी सब राइट कोसेट मान के देख लो, वो किसके इक्वल आएगा, एच के ही इक्वल आएगा। तो एच के अलावा एच का कोई भी सब कोसेट राइट या फिर लेफ्ट सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। इस थ्योरम में बस यही था, क्लियर है। उसके बाद है थ्योरम नंबर 8, जो कि काफ़ी अच्छी थ्योरम है, समझने वाली है। क्या कह रही है थ्योरम, देखो, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ईच ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। अगर आपने दो सब ग्रुप लिए जिनका कोई फाइनाइट इंडेक्स है और अगर आप उनके इंटरसेक्शन कर दो तो उनके इंटरसेक्शन के बाद भी जो सब ग्रुप आपको मिलेगा उसका भी इंडेक्स फाइनाइट होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो देखो, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक है। और बात क्या हुई है, दो सब ग्रुप की हुई है, तो मान लेते हैं लेट कैपिटल एच एंड कैपिटल के बी टू सब ग्रुप, और इंडेक्स की बात भी हुई है, सच दैट कि इसका इंडेक्स मान लेते हैं जी का इंडेक्स एच के साथ तो क्या है, एम है, और जी का इंडेक्स के साथ क्या है, एन। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि फाइनाइट इंडेक्स है तो फाइनाइट कोई नंबर तो मानना पड़ेगा, तो मैंने इसको एम और एन कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्लियर है इतना। क्या किया, ग्रुप लिया है और ग्रुप के दो सब ग्रुप लिए हैं और उनका फाइनाइट इंडेक्स मानना है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन कर दूं, यानी कि जी ऑफ एच इंटरसेक्शन के कर दूं, तो वो एक फाइनाइट नंबर मेरे को मिलेगा, ठीक। देखो, सबसे पहले ना इसमें हमें क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, मतलब मैं ये शो करूँगी कि अगर मैं एच इंटरसेक्शन के ले रही हूँ, अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन ले रही हूँ और उसका कोई मैं क्या बना रही हूँ, सब ग्रुप बनाना है ना। इन्होंने बोला कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ईच ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इज अगेन अ सब ग्रुप, ठीक है। तो इन सब ग्रुप, ये सब ग्रुप कब बनेंगे, अगर आप एच इंटरसेक्शन के कर दोगे तो क्या वो सब ग्रुप बन जाएगा, नहीं। एच इंटरसेक्शन के करोगे, साथ में कोई एलिमेंट लो, यानी कि उस चीज़ को आपको किसी एक फाइनाइट नंबर के इक्वल दिखाना है। मेन काम हमारा इस क्वेश्चन में ये है, तो बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको।
देखिए H इंटरसेक्शन K लोगे तो वो तो ऑब्वियस ही बात है सब ग्रुप आएगा। क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है, K क्या है? सब ग्रुप है। दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होती है, ये तो हमारे पास थ्योरम होती है। तो H इंटरसेक्शन G, H इंटरसेक्शन K क्या बन गई आपकी? एक सब ग्रुप बन गया किसके अंदर? G के अंदर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि H इंटरसेक्शन K इंटू A अगर ऐसे हो जाए, देखो हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे। नाउ वी क्लेम दैट, क्या प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं हम कि H इंटरसेक्शन K के साथ अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो वो ऐसे बने कि HA और इंटरसेक्शन KA, ये चीज़ मैं प्रूव करके दिखाना चाह रही हूँ। देखिए तो इसको प्रूव करके दिखाना है। अब वही सेम बात जो 6 क्वेश्चन में करी थी, अगर दो चीज़ों को एक बार प्रूव करके दिखाना है तो इसमें एलिमेंट लो वो इसमें दिखा दो, इसका एलिमेंट लो इसमें दिखा दो, दोनों को एक बार प्रूव करके दिखा दो। अभी आपको क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा ना तब समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा ये क्यों लिया, एक बार समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो वही सेम प्रोसीजर करते हैं कि लेट एक्स हमने एलिमेंट लिया किस में से? H इंटरसेक्शन K इंटू A में से लिया। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इन सब ग्रुप के इंटरसेक्शन में जा रहा है तो वो किस टाइप का होगा? इसको मान लो कि x इक्वल टू वाई ए होगा, जहाँ पे जो ये y है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? इनकी इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो y अगर इनकी इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है, y अगर इनकी इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y जरूर h में भी बिलोंग कर रहा होगा और k में भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा। y ये किसके इक्वल था? y ये किसके इक्वल था? x के इक्वल था। y की जगह x लिख दूँ, x किस में बिलोंग कर रहा है? HA में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से x किस में बिलोंग कर रहा है? KA में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट HA में भी जा रहा है, सेम एलिमेंट KA में जा रहा है, तो लिख सकती हूँ कि ये इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो देखो x को कहाँ से उठाया था? H इंटरसेक्शन K इंटू A में से, और कहाँ दिखा दिया? HA इंटरसेक्शन KA। तो एक पार्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया कि H इंटरसेक्शन KA किसका सबसेट आ गया? HA इंटरसेक्शन K। क्लियर है? अभी समझ लो हमने क्या किया है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिस इंटू A अगर इसके अंदर इंटरसेक्शन के साथ कोई एलिमेंट है तो वो जरूर कैसे बना होगा? HA इंटरसेक्शन K। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब क्या करूँगी, कोई एलिमेंट इसमें से लूँगी और उसको इसमें से दिखा दूँगी, तो वही करते हैं। देखो नाउ y ले लेते हैं, मान लेते हैं किस में से मानना पड़ेगा? देखो इसमें से तो मान लिया, अब क्या मानेंगे कि किस में बिलोंग कर रहा है? HA इंटरसेक्शन KA में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट y यूज़ हो गया क्या ऑलरेडी? यहाँ पे y तो हमने ले लिया ना, इसको z मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, अब इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ज़रूर z HA में भी बिलोंग कर रहा होगा, और z किस में बिलोंग करेगा? KA में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है सब ग्रुप का एलिमेंट इनटू A टाइप का, तो ज़रूर ये z किसके इक्वल होगा? HA के इक्वल होगा, जहाँ पे h क्या है अभी मैं लिख देती हूँ ये लाइन। यहाँ से भी z किसके इक्वल होगा? स्मॉल k इंटू A में होगा, जहाँ पे जो ये h और k है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल H के अंदर, और k के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ये तो हम लगाते हैं राइट कोसेट की और लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन में। अगर कोई एलिमेंट इसमें जा रहा है तो वो इस टाइप का होगा, यानी कि z किसके इक्वल होगा? HA के इक्वल होगा, और z किसके इक्वल होगा? KA के इक्वल होगा। यहाँ से देखो HA और KA दोनों इक्वल ही आ गए, ये भी z की वैल्यू ये भी z की वैल्यू। अगर मैं राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दूँ तो h किसके इक्वल आ गया? K के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मान लो कि ये किसी नंबर r के इक्वल है, ये दोनों नंबर किसी के इक्वल तो है, ये दोनों नंबर इक्वल है, मान लिया कि ये लेट से r के इक्वल है। तो यहाँ से देखो h किसके इक्वल है? r के इक्वल, और यहाँ से देखें तो k किसके इक्वल है? r के इक्वल, है ना? ऐसा ही है, यहाँ से क्या था, ये स्मॉल h किसके अंदर बिलोंग कर रहा था? कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा था ना। और यहाँ से ये स्मॉल k भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा था? कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा था। ठीक है, देखो यहाँ से स्मॉल h किसके अंदर बिलोंग कर रहा था? कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा था। h है किसके इक्वल? r के इक्वल, तो r भी किसके अंदर बिलोंग कर गया? कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर गया।
ऐसे ही के किसके अंदर बिलोंग कर रहा था, कैपिटल एच के अंदर, और ये के किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो आर भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, कैपिटल एच के अंदर बिलोंग कर गया, है ना, यही है। तो मैं कहने का मतलब कि ये जेड किसके इक्वल था, एच ए के इक्वल था, तो मैं इस जेड को इसके इक्वल लिख दूँ। देखो यहाँ से ये जेड एच ए के इक्वल था, यहाँ से जेड के इक्वल था, ये एच इस कैपिटल एच में से बिलोंग कर रहा है और ये के इस कैपिटल के में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मुझे मिला कि एच और के इक्वल थी, तो मैंने इसको किसी भी आर के इक्वल मान लिया। यहाँ से हम कह रहे हैं कि स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है और ये दोनों इक्वल है, तो ये आर भी किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि के और आर इक्वल है, के किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल के में, तो यहाँ से आर किस में बिलोंग करेगा, यहाँ से आर देखो एक बार तो आर किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल एच में, और एक बार आर किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल के में। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इस जेड को मैं एच ए और के के इक्वल ना रख के आर ए के इक्वल रख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कि ये आर किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, और साथ साथ किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल के में बिलोंग कर रहा है, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। हमने इस वाली जो ये वाली लाइन का यूज़ किया, साथ में इसको यूज़ किया और जेड को हमने इसमें रिप्लेस कर दिया, बस। अब देखो आर अगर एच में भी बिलोंग कर रहा है, आर अगर के में भी बिलोंग कर रहा है, तो ज़रूर फिर आर इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। तो देखो आर अगर इनकी इंटरसेक्शन में जाएगा तो ये जेड किसके इक्वल था, जेड किसके इक्वल था, आर ए के इक्वल था। आर अगर इनकी इंटरसेक्शन में जा रहा है तो आर इसके इक्वल आएगा, यानी कि मैं जेड को लिख सकती हूँ किसके इक्वल, एच इंटरसेक्शन के इक्वल लिख सकती हूँ। इक्वल ना लगाओ तो बिलोंग लगा लो, अगर जेड इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो जेड इसके अंदर भी बिलोंग करेगा, है ना, जेड इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो देखो जेड को हम लेके कहाँ से चले थे, एच ए इंटरसेक्शन के ए की इंटरसेक्शन से लेके चले थे, और जेड किसके अंदर आ गया, एच इंटरसेक्शन के की इंटरसेक्शन में। तो देखिए यहाँ से तो हमने एक पार्ट ये वाला प्रूव किया था कि ये इसमें आ गया था, तो ये इसका सबसेट, और यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एच इंटरसेक्शन की ए का सबसेट है, कौन है, एच ए इंटरसेक्शन के ए। तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मिला दोगे तो क्या बन गया कि एच ए इंटरसेक्शन के ए किसके इक्वल आ गया, एच ए इंटरसेक्शन के ए के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये क्यों हमने ऐसे किया, देखो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके इंटरसेक्शन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स इसकी इंटरसेक्शन और इसकी इंटरसेक्शन को मिला के बन रहे हैं। जैसे कि कोई भी हम अगर कोसेट ले लें, लेट्स से कि HA1 HA2 HA3 HA4 अप टू हमने इसका इंडेक्स कितना मान रखा था, H का M मान रखा था ना, तो यानी कि HAM, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर HB1 HB2 HB3 HB4 ऐसे ही अप टू HBN, ठीक है। तो अब जब हमने इनकी इंटरसेक्शन करी तो अगर आप एक एलिमेंट यहाँ से लोगे तो यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे तो यहाँ से लोगे, यानी कि मिला के इनके इंटरसेक्शन को मिला के ये एलिमेंट्स आएंगे। और क्योंकि इसका इंडेक्स तो m है और इसका इंडेक्स n है, तो इनकी इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है mn आ सकते हैं। क्या इनकी इंटरसेक्शन के अंदर mn से ज़्यादा एलिमेंट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर mn से ज़्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, कम चाहे कितने भी हों। तो यहाँ से हमें एक चीज़ प्रूव हो गई कि इसके इंटरसेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा mn नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि ये प्रूव करके दिखाओ कि इसका इंडेक्स एक फाइनाइट नंबर होगा, तो वो इंडेक्स क्या है, mn है, mn से ज़्यादा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते। बस यही आपको प्रूव करके दिखाना था, बस ये आपकी थ्योरम थी, ठीक है, समझ में आ गई। अब 9th और 10th जो आपकी थ्योरम है ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि लैग्रांज थ्योरम से ही आपको करनी है, अदरवाइज तो हम इसको कैसे भी कर लेते। देखो बिल्कुल आसान सी है वैसे दोनों ही। use Lagrange theorem to prove that a finite group cannot be expressed as the union of two of its proper subgroup। ये कह रहे हैं कि Lagrange theorem की हेल्प से प्रूव करके दिखाओ कि किसी भी एक फाइनाइट ग्रुप को आप दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है। जैसे कि मान लो जी कोई भी आपका क्या है, ग्रुप है, ठीक है, और अगर H इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप का क्या मतलब होता है कि
एच और ई के अलावा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ना हो, एच और ई के अलावा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ना हो। सब ग्रुप का मतलब यही होता है कि एक तो वो खुद हो और एक उसमें आइडेंटिटी हो, तो ही वो सब ग्रुप बनता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है और ए और बी क्या है, कोई दो सब ग्रुप है, कोई दो सब ग्रुप है। इन्होंने कहा कि आप ग्रुप को, अगर मैं मान रही हूँ कि ये दोनों प्रॉपर सब ग्रुप है, तो इसकी इंटरसेक्शन में मैं इसको नहीं लिख सकती, इसकी यूनियन में मैं इसको नहीं लिख सकती, लेकिन मैं मान रही हूँ कि मैं इसको इसकी यूनियन में लिख सकती हूँ। मैंने मान लिया, क्या मान लिया, कि किसी भी ग्रुप को दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये ए और बी मैंने कोई दो क्या मान लिए, कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप मान लिए, ठीक है। अब देखो समझाने, ये समझने का है, इसमें कुछ लिखने वाला पार्ट नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, मान लो कि ग्रुप है आपके पास जिसके अंदर ना 8 एलिमेंट है। अब एक आइडेंटिटी तो ग्रुप के अंदर होगी होगी, एक ए की पावर 1, ए की पावर A1 कह लो, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 ऐसे हैं, ठीक है। ये ग्रुप है आपका और मैं कह रही हूँ कि इसके दो सब ग्रुप हैं और वो भी प्रॉपर है, ए और बी है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ग्रुप है, ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी। अगर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो होती है तो इसका मतलब इसके अंदर भी आइडेंटिटी होगी और इसके अंदर भी आइडेंटिटी होगी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने बोला लैग्रांज थ्योरम का यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब प्रॉपर सब ग्रुप बनाना है, मान लो इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। अब आप कैसे भी एलिमेंट्स को डिवाइड करो, क्योंकि अब आपने इसको इसकी यूनियन लिख रखा है, जी को ए यूनियन बी लिख रखा है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आप ए के अंदर तो डाल नहीं सकते, क्योंकि फिर तो जी ए के इक्वल आ जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट्स आप बी के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर जी बी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या करें कि इनकी यूनियन करने के लिए जी मिल जाए। लेट से मान लो कि आप A1 यहाँ डाल दो, A2 यहाँ डाल दो, A3 यहाँ डाल दो, A4 यहाँ डाल दो, A5 यहाँ डाल दो, A6 यहाँ डाल दो और A7 यहाँ डाल दो, मान लो। तो ये क्या है, सब ग्रुप है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8। लैग्रांज थ्योरम का यूज़ करना है, तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब इसको यहाँ से डाल दो, लेट से इसको यहाँ डाल दो, तो वही बात है 1 2 3 4 5 इसमें हो गई, 5 इसमें हो गए, तो अब क्या डिवाइड करेगा, नहीं। अगर आप इसको उठा के यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो, अब इसके अंदर कितने होंगे, 3 होंगे, अब डिवाइड करेगा नहीं, अब भी नहीं करेगा। इसको उठा के यहाँ डालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 यहाँ हो गए, अब भी डिवाइड नहीं करेगा। तो लैग्रांज थ्योरम हर बार फेल होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रुप को किसी भी दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन में कैसे भी करके देख लो, लिख ही नहीं सकते। आप ना तो सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते, ना सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते। यहाँ लिखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ लिखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज लैग्रांज थ्योरम टू शो दैट एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप। प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप लेना है और शो करना है कि उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जी कोई भी ग्रुप है, किस ऑर्डर का, प्राइम ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ जी मान लो क्या है, पी है, ठीक है। और एच मान लेते हैं कि क्या, कोई भी सब ग्रुप है, किसका, जी का, ठीक है। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, पी है। कोई नंबर अगर प्राइम नंबर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब या तो ये नंबर 1 होगा या ये नंबर कोई प्राइम नंबर होगा। अब ये नंबर प्राइम नंबर है और हम कह रहे हैं कि प्राइम नंबर तुमने किसको मान रखा है, जी के ऑर्डर को मान रखा है, यानी कि फिर तो एच किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। और अगर मैं कह रही हूँ कि एच का ऑर्डर 1 है, यानी कि एच के अंदर एक ही एलिमेंट है, और एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, ई ही होगा सिर्फ। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एच किसके, एच में या तो ई एलिमेंट आ रहा है सिर्फ, या फिर एच किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एच एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही तो बन रहा है। तो ये यही कह रहा था
कि अगर कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बन सकता। तो देख लो इस केस में हमने जी कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप लिया था, उसका एच कोई भी सब ग्रुप लिया था, तो एच एक प्रॉपर सब ग्रुप बन ही नहीं रहा। ठीक है, एच जी के इक्वल आ रहा है। ओके, तो बस यही आपकी 2.1 थी। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 मैंने आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ तक का अपना रिवाइज कर लेना, जो भी अब तक करवाया है सारा सेकंड चैप्टर इतना करके देख लेना। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया हो तो बता लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।